नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका देवभूमि के खास बुलेटिन के साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां शहरी विकास विभाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चाबुक चलता हुआ नजर आए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा झटका दे दिया। शहरी विकास विभाग में 74 कर्मचारियों के बंपर तबादले पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तबादलों पर रोक लगाते हुए नाराजगी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि 74 कर्मचारियों के तबादले करने के बाद मंत्री साहब जर्मनी के लिए निकल गए थे। इससे पहले अगर देखा जाए तो बैकडोर भर्ती विवादों में भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल घिरे हुए और अब एक और विवाद उनके सामने आ गया है। अब एक और कारनामा सामने आया है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर पहले से ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल चल रहे हैं और अब एक और नए विवाद को जन्म दे दिया उन्होंने। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने शहरी विकास विभाग में 74 कर्मचारियों के बंपर तबादले करके जर्मनी निकल गए, लेकिन इन बंपर तबादलों पर विवाद खड़े होने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तबादले को लेकर के रोक लगा दी। वहीं बता दें कि 17 सितंबर देर रात शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के शहरी विकास विभाग में 74 लोगों के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की गई थी और ट्रांसफर की इस लिस्ट पर मंजूरी देने के बाद सुबह होते ही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जर्मनी के लिए रवाना हो गए। लेकिन मंत्री अग्रवाल ने के जर्मनी के लिए उड़ान भरने से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला पलट दिया और तत्काल प्रभाव से इन तबादलों को निरस्त कर दिया। बता दें कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती घोटाला भी इस वक्त सुर्खियों में चल रहा है और इस घोटाले के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर भी है। अब इस घोटाले के केंद्र बिंदु के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल विपक्ष के निशाने पर है, तो विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। सुदीप, देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल बैकडोर भर्ती घोटाले में पहले से ही लगातार चर्चा में बने हुए हैं और अब एक और मामला सामने आ गया है। 74 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह खबर मीडिया में आती उससे पहले ही इस तबादले पर रोक लगा दी। जी बिल्कुल, कल न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले इस बड़ी खबर को ब्रेक किया था कि विवादित जो सरकार के लिए समस्या बनते जा रहे हैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पहले विधानसभा बैकडोर भर्ती और अब जर्मनी रवाना होने से पहले 74 कर्मियों के तबादले। देखिए, राज्य सरकार का कार्मिक महकमा कहता है कि 15% से अधिक आप तबादले नहीं कर सकते। मिड सीजन चल रहा है, ट्रांसफर सीजन 0 है। बावजूद उसके, चाहे हम अभी बीते दिनों जो सचिव शासन स्तर पर हैं हरीश चंद्र सेमवाल, उनके विभाग का तबादला देखें, उन्होंने सुगम से सुगम में अधिकारी को तैनाती दे दी और अब ये 74 कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले करके प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली होते हुए जर्मनी की राह पर, जर्मनी पहुंचे भी नहीं थे कि उसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चाबुक चला और जिस आदेश संख्या से ये तबादले हुए थे उसी आदेश संख्या पर अगला एक नंबर सरकारी पत्रांक पर लेते हुए इन तबादलों को निरस्त करने का आदेश भी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जारी हुआ है। क्योंकि हमारी जानकारी यह है और न्यूज वन इंडिया लगातार इस विषय को उठा रहा है कि परिवहन विभाग में विचलन लाके बहुत बड़े पैमाने पर तबादले की साजिश हो रही है। इसी प्रकार से शहरी विकास विभाग में चुपचाप इतने बड़े गोपनीय स्तर पर तबादले हो गए। हरीश चंद्र सेमवाल के और दूसरे विभागों में कई से तबादले हुए, जिस पर सवाल खड़े करता है। राज्य सरकार के मुखिया पारदर्शी निष्पक्ष शासन, निष्पक्ष प्रशासन का एक संदेश दे रहे हैं। इसी की कड़ी में उन्होंने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए 74 कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले की सूची को निरस्त कर दिया है और यह आदेश भी दिया है कि कोई कर्मचारी अधिकारी रिलीव नहीं होगा, वो अपने स्थान पर ही सेवा देगा। जी सुदीप, देखिए, मुख्यमंत्री साहब तो लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो प्रॉमिस, जो वादे उन्होंने किए थे सत्ता में आने से पहले, वो लगातार अब पूरे हो रहे हैं और लगातार ये भी कहते हैं कि भाई कोई भी तबादला होगा तो वो पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस सोच को पलीता उनके मंत्री ही लगा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, राज्य सरकार का प्रोगेटिव है, राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार प्रमोशन के आधार पर तबादले कर सकती है और करती है, लेकिन मिड सीजन में इतने बड़े व्यापक स्तर पर पैमाने पर तबादले होने, जबकि बारिश के कारण रास्ते बंद हैं, आपदा की स्थिति है, तो ये थोड़ा समझ से परे है। और दूसरा, कुमाऊं से कुछ ज्यादा तबादले इस लिस्ट में दिखते हैं, इससे भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं चिंतित है। सूत्र हमारे बताते हैं मुख्यमंत्री ने सीधा कंप्लेन पर, एक मुख्यमंत्री को कुछ जानकारियां भी मिली थी, इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने सीधे निर्णय लेते हुए सूची को गिरा दिया है, इस सूची को निरस्त करा दिया है। अब विभागीय जो मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो पहले ही सोशल मीडिया में विपक्ष के निशाने पर हैं, अब वो और भी बुरी तरह घिर रहे हैं और वो दबाव की स्थिति में बढ़ते जा रहे हैं कि इस प्रकार के तबादले आखिर होने की आवश्यकता क्या है।
आज सुबह जब चंदन रामदास से मेरी बात हुई, जो कैबिनेट मंत्री हैं, समाज कल्याण और परिवहन मंत्री, तो उनका भी यही कहना है कि भाई उन्होंने जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, इसके बाद उन्होंने परिवहन विभाग के भी अधिकारियों को आदेशित किया है कि बेवजह तबादले की कोई फाइल नहीं आएगी। जो प्रमोट हुए हैं रिक्त पदों के सापेक्ष, उनकी तैनाती की फाइल या आदेश तो हो सकते हैं, पर अनावश्यक बहुत भीड़ बढ़ा के बहुत बड़ी संख्या में तबादले वो नहीं करेंगे, इससे वो बचेंगे क्योंकि इस पर विवाद हो रहे हैं। चलिए ठीक है सुदीप, आप पर लगातार बन रही है, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। उत्तराखंड के नगर विकास विभाग में हुए 74 तबादलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रोक के बाद में परिवहन निगम के मंत्री चंदन रामदास ने भी अब हाथ खड़े कर दिए। परिवहन विभाग में भी विचलन लाकर बहुत बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी थी और इस पर मंत्री चंदन रामदास ने अफसरों से अनावश्यक तबादले नहीं करने और तबादलों संबंधी कोई भी फाइल नहीं लाने की बात कही। मंत्री चंदन रामदास कहते हैं कि सिर्फ प्रमोशन व आवश्यक तबादले जो कि पोस्टिंग के आधार पर होने हैं, सिर्फ उन्हें ही किया जाए। तो देखिए, जो तबादले लगातार हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मंत्री साहब इस वक्त सहम गए हैं। चंदन रामदास जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो बेवजह के तबादले हैं उन्हें ना किया जाए, सीधा अफसरों को आदेश दे दिए हैं। सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, समय समय पर ऐसा हुआ है, पर जो तबादलों में कुछ अनिवार्यताएं हैं उनको कम किया गया। मसलन 10 साल यदि किसी की सेवा सुगम में थी, उसे 8 किया गया, दुर्गम को 6 से 4 कर दिया गया। इसी प्रकार से कर्मचारियों अधिकारियों को 23% दायरे में रखा गया, जबकि आरटीओ एआरटीओ के 67% तबादलों का प्रस्ताव लाया गया। वो भी तब जब सरकार कह रही है कि ट्रांसफर सीजन 0 है, मिड सीजन है। कार्मिक कहता है कि 15% से अधिक आप तबादले नहीं कर सकते। पर कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इंटरफेयर करते हुए इस तबादलों को रोक के एक पारदर्शी मैसेज दिया है, मुझे लगता है कि परिवहन मंत्री भी मुख्यमंत्री का इशारा समझ गए हैं, लिहाजा वो इस तरीके की बात कह रहे हैं जो कल तक कुछ और कहते थे। ये समझने की आवश्यकता है कि ट्रांसफर सीजन के अपने नियम है और फिर ट्रांसफर एक्ट भी राज्य सरकार का है। यदि उसको पालन ही नहीं करना है तो ट्रांसफर एक्ट की फिर आखिर आवश्यकता क्या है? और क्या आवश्यकता है कार्मिक महकमे के निर्देशों की? आप जब चाहिए फाइल तैयार कीजिए, जिसको जहां चाहिए पोस्ट कर दीजिए। यही विवाद फिर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में सरकार की किरकिरी होती है। जी सुदीप, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री साहब ने जो फैसला लिया और तबादलों पर जो रोक लगाई है, उसे सभी मंत्रियों के बीच ये मैसेज किया होगा कि भाई पारदर्शिता बेहद ज्यादा जरूरी है, जो जरूरी तबादले हैं सिर्फ वही किया जाए और उसमें भी अगर ट्रांसफर सीजन जब खत्म हो गया तो कोशिश की जाए कि ट्रांसफर ना हो। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और ये मुख्यमंत्री का जो फैसला है, जो निर्णय है, ये दूरगामी निर्णय है। इसके दूर तक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मंत्री एक तो डायरेक्ट फाइल नहीं कर पाएगा, उसको मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेना होगा और तार्किक कारण लगाने होंगे फाइल पर कि ये तबादले में क्यों कर रहा हूं या विभाग क्यों कर रहे हैं। दूसरा, यदि कोई शिकायत आती तो उस पर भी मंत्रियों को वाजिब जवाब देना होगा कि इन तबादलों में शिकायत के आधार पर क्या निर्णय लिया गया और जो तबादले हो रहे हैं क्या वो पारदर्शी हैं या नहीं है। बिल्कुल। चलिए सुदीप, आपके पास वापस आते हैं और भी तमाम खबरों पर अपडेट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर मंत्री चंदन रामदास ने क्या कुछ कहा है। आज ही मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि नगर विकास में जो स्थानांतरण हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको निरस्त किया है। उसमें कोई ना कोई मामला जरूर हो रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना अधिकार है कि वो उसको निरस्त कर सकते हैं। मेरे विभाग का जहाँ तक मामला है, मैंने ये प्रयास किया है कि कम से कम तबादले हों, क्योंकि मिड सीजन हो गया, अधिकारियों के बच्चों ने अपने स्कूलों में एडमिशन ले लिए। हाँ, कुछ आवश्यकी जैसे किसी की पदोन्नति होनी है, किसी की प्लेसिंग होनी है, इस बीच हमने बहुत सी चौकियां समाप्त की हैं। तो चौकियों से हमारे जो आरआई हैं, जो अन्य हैं, उनका समायोजन होना है। मगर मेरा प्रयास होगा कि मैं आवश्यक स्थानांतरण ही अपने विभाग में करूँगा। अनावश्यक स्थानांतरण को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। वहीं विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती के मामले में स्पीकर ने बड़े संकेत दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट अपने तय समय से पहले मिल सकती है। आपको बताते चले कि 3 सितंबर को कमेटी का गठन करते हुए 1 माह में रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को घेरते हुए कहा कि जो आरोप करण मेहरा लगा रहे हैं, यदि वो सही साबित हुआ
नहीं हुए तो क्या प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर माफी मांगेंगे? आपको बताते चले कि करण मारा ने आरोप लगाया था कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती मामले में जांच कमेटी में शामिल 2 अधिकारी सरकार की सेवाओं में शामिल हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, अगर जांच प्रभावित नहीं होंगी तो क्या वो मीडिया पे आके माफी मांगेंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। अगर उनको लगता है कि जांच प्रभावित नहीं हुई है तो क्या वो माफ़ी मांगेंगे? इस तरह के सवाल अपने अफसरों पे करना जायज़ नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, सीरियस इशू है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। 2016 की भी बहालियाँ हैं, तब किसी ने कुछ सवाल क्यों नहीं उठाए? तो इसलिए इसको हम पॉलिटिकल इशू ना बनाएं और केवल जो हमारा विधानसभा है उसमें क्या हुआ है, नियम फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, उसकी जांच पर हम लोग बात। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है आपके पास में? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जिस प्रकार से अपने कड़क तेवर अपने ठीक पिताजी की तरह दिखाती हैं जी, विधानसभा प्रकरण को लेकर भी वो बेहद पहले दिन से हमने देखा गंभीर है। और उन्होंने 2 टूक कहा था कि युवा परेशान ना हो, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। बिल्कुल। आज जब हमने विधानसभा अध्यक्ष से उनके सरकारी आवास R1 पर जब बातचीत की तो उन्होंने 2 टूक कहा कि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो यह कि भले ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आने में 1 माह का समय हो, पर इंटरिम रिपोर्ट यानी बेसिक शुरुआती रिपोर्ट पहले आ सकती है। यह सीधे तौर पर संकेत है, क्योंकि जो टीम है जांच में उसमें कई सीनियर ऑफिसर्स हैं जो बहुत कर्मठ और ईमानदार हैं। वो अवकाश के दिन भी 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस का आरोप है कि इस कमेटी में 2 लोग ऐसे हैं जो सरकारी अलग अलग विभागों में या अलग अलग आयोगों में कार्यरत हैं, लिहाजा जांच पर सवाल है। रितु खंडूड़ी कहती हैं कि यदि ये उनके आरोप गलत पाए गए तो क्या करण माहरा मीडिया के सामने आकर माफी मांगेंगे? जी। राज्य के अच्छे अफसर जो अच्छा काम करते हैं उन पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। जी। हर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा सर्वोच्च पीठ है, इसकी गरिमा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रितु खंडूड़ी के तेवर साफ तौर पर बता रहे थे कि इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। जी, चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए और भी अपडेट्स आपसे और खबरों पर लेंगे। और वहीं उत्तराखंड में सरकार मदरसों के सर्वे के साथ साथ वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीनों का भी तेजी से सर्वे करा रही है। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि वक्फ बोर्ड की खाली जमीनों पर सरकार बड़े प्रोजेक्ट जैसे सोलर एनर्जी आदि को लगाकर राजस्व कमाने के साथ साथ रोजगार के रास्ते भी खोलेगी। तो वहीं मदरसों के सर्वे को लेकर भी चंदन राम दास कहते हैं कि अब तो देवबंद से भी फतवा जारी हो गया है कि मदरसों का सर्वे हो और इसमें सभी सहयोग करें। चंदन राम दास कहते हैं कि जहां गड़बड़ हो रही होगी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। और हमने निर्देशित किया है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड की भूमि का चिन्हीकरण हो। कौन सी जमीन कहाँ है, किसके कब्जे में है, वहाँ क्या वास्तव में कोई अतिक्रमण हुआ है। तो प्रथम चरण में वक्फ बोर्ड और हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन का हम चिन्हीकरण करेंगे, उसकी बाउंड्री कराएंगे और आवश्यकता पड़ी जहाँ अतिक्रमण होगा, जहाँ अन्य चीज़ें होंगी, उनको हम तत्काल हटाने का काम भी करेंगे और उनमें हम योजनाएं भी बनाने के काम कर रहे हैं। देवबंद से भी फतवा जारी हुआ है कि मदरसों की सर्वे में सहयोग करें, न कि नकारात्मक रूप में ले। और मैं समझता हूँ कि अच्छी शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सर्वे कराना, जांच कराना और शिक्षा विभाग से मान्यता लेना, ये सकारात्मक कदम है। इसकी पहल आगे भी होनी चाहिए। और हमने निर्देशित किया है कि सबसे और विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, देखिए मदरसों की जांच को लेकर के फतवा जारी हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की खाली जो जमीन पड़ी हुई है वहां पर अब सरकार जो है बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगी, जैसे सोलर पैनल की तरह। जी बिल्कुल। आज जो परिवहन मंत्री व समाज कल्याण मंत्री हैं चंदन राम दास, उनसे जब ये पूछा गया कि मदरसों को सर्वे को लेकर वक्फ बोर्ड आगे आ रहा है और ये काम शुरू हो रहा है, इस पर उन्होंने खुशी जताई। उनका कहना है कि जो वाजिब तरीके से मदरसे चल रहे हैं वो चलने चाहिए। साथ ही सरकार का प्लान ये भी है जो वक्फ बोर्ड की बड़ी जमीनें हैं
उनका बेजा इस्तेमाल ना हो। अतिक्रमण हो रखे हैं, कई लोगों ने भवन बनाए हैं, कुछ कॉमर्शियल निर्माण कर चुके हैं, उनको तोड़कर जमीनें मुक्त कराकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सरकार अपने लाएगी जिसमें रोजगार भी हो और राजस्व की भी प्राप्ति हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। देखना होगा कि जो परिवहन मंत्री और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ये दावा कर रहे हैं, इस पर कब तक काम शुरू होता है, लेकिन निश्चित तौर पर इसे एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। क्या इसे रोजगार से भी जोड़कर देखा जा सकता है सुदीप? जी बिल्कुल, देखिए जब कहीं कोई बड़ा प्लांट या कोई बड़ा निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यदि सोलर प्लांट ही कोई बड़ा आता है तो उसमें भी रोजगार सृजन होगा, क्योंकि उससे एनर्जी का उत्पादन होता है, पावर का प्रोडक्शन होता है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल है, पर देखना होगा मंत्री जी जो दावा कर रहे हैं वो फील्ड में कब तक और कितनी जल्दी दिखता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तीर से तीन निशाने। पहला, जो जमीन खाली पड़ी है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा राजस्व का फायदा होगा और तीसरा रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, और अतिक्रमणकारी कब्जाधारी बाहर होंगे, इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी होगी। चलिए, शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 2 दिन राजधानी दिल्ली में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज और कल 2 दिन दिल्ली में ही मुख्यमंत्री रहेंगे और इस दौरान कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हो सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं और हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पोस्ट पर साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे 20 विभाग की सूची उनके पास आई है जिनकी भर्तियां नियम विरुद्ध हुई हैं। अब ऐसे में हरीश रावत की पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत सुर्खियां बटोरने के लिए अपने सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत बिना तथ्यों के आधार पर लोगों की कही बातों में आ जाते हैं। विपिन कैंथोला ने कहा कि अगर उनके पास कोई लिस्ट होती तो वो अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट को साझा करने के बाद उसे डिलीट क्यों कर देते। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में हुई भर्ती प्रक्रिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने हरीश रावत के पोस्ट को लेकर कहा कि हमारे पास जो लिस्ट आई है हम उसकी सत्यता की जांच करने के बाद ही किसी भी प्रकार के बयान जारी करेंगे। देखिए, हरीश रावत जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, कभी भी हरीश रावत जी तथ्यात्मक बात नहीं करते। कल उन्होंने एक तथाकथित लिस्ट डाली और आज उसे डिलीट कर दिया। हरीश रावत जी उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को सोशल मीडिया में जिस प्रकार से खराब कर रहे हैं, उसके लिए हरीश रावत जी को और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। हरीश रावत जी को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में 196 पोस्टें निकाली और उन 196 पोस्टों को कहा कि जाकर के उन लोगों को कहा कि पौड़ी जाकर के, टिहरी जाकर के आप अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। और उस पर फिर हमारी सरकार जब आई, हमने उस पर उसको रिजेक्ट किया, उस पर जांच करवाई, उन भर्तियों को कैंसिल किया। हरीश रावत जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के 1 साल बाद देश में भ्रष्टाचार की बिल। इस समय एक जलजला सा आया हुआ है। हर नौकरी को जो है शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। अधीनस्थ चयन आयोग में, सचिवालय में, कोऑपरेटिव में, बहुत सारी चीज़ों में, एलटी में भर्तियों में घोटाले सामने आए हैं। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसमें जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, जिनको विशेषाधिकार मिले जनता की वजह से, उन्होंने जनता की पीठ में चाकू फूंकने का काम किया है, आवाम की पीठ पर चाकू फूंकने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ों से हर चीज़ में शंका हो रही है। जिस तरीके से आरएसएस के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट विधानसभा की भर्तियों में दिखा है, उससे और ज़्यादा शक पुख्ता हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को खटीमा नागरिक अस्पताल पहुंचे और यहां खटीमा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से घायल महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टरों को बेहतर उपचार किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने बिजली गिरने से महिला की मौत पर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की।
वहीं चंपावत में भारी बारिश से टनकपुर चंपावत हाईवे बाधित हो गया था, जिसे करीब 24 घंटे बाद अब खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ स्वाला अमोड़ी सड़क का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया, जहां से स्वाला अमोड़ी मार्ग के माध्यम से यातायात खोल दिया गया है, जिसके बाद उस स्थान से वाहनों की सुरक्षात्मक रूप से निकासी कराई गई। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा स्वाला के निकट मार्ग खुल जाने के बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ चलती टनकपुर मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। बता दें कि चंपावत के पर्वतीय क्षेत्रों को तराई क्षेत्र से जोड़ने वाला टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में यात्रियों को 130 से 140 किलोमीटर लंबे रूट से होकर सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल हो सके। जो बारिश आई थी तो कल से ये सुबह से ही बंद है, तो अभी ये खोल दिया गया है मोटर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस एंड ट्रक्स हैं, लॉजिस्टिक्स का ये मेन रूट है और पिथौरागढ़ जाने का मेन रास्ता भी है। तो अभी ये खोल दिया गया है और ऐसे हमारे 28 पॉइंट्स हैं पूरे चंपावत में, जिनका 190 करोड़ प्लस का भारत सरकार में डीपीआर गया हुआ है। अगर वो जल्दी सैंक्शन कर दें तो ये आगे हमें। वहीं चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मूसलाधार बारिश के बाद शारदा तटीय क्षेत्र टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलचिया संबंधित विभागीय अधिकारियों, ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और चीनी बोर्ड में आम बाग में निरीक्षण किया। तो जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, उसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे वगैरह सब होगा और 2 महीने मतलब 5 महीने में ड्रेनेज प्लान हम एग्जीक्यूट करने लायक होंगे। और होटी नदी पे 3.5 करोड़ सैंक्शनड है, वैसे ही शारदा घाट पे 6 से 7 करोड़ सैंक्शनड है। तो वो काम अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे। और वहीं देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया। एसएसपी ने यह आदेश जारी किए हैं, थाना प्रभारी राजपुर राकेश शाह को हटाया गया है और कई चौकी और थानों के प्रभारी भी इस वक्त बदले गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां देहरादून पुलिस में ये बड़ा फेरबदल इस वक्त किया गया है। एसएसपी ने इन आदेशों को जारी किया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना प्रभारी राजपुर राकेश शाह को हटाया गया है, ये बड़ी खबर। और साथ ही कई चौकी और थानों के भी प्रभारियों को इस वक्त बदला गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां देहरादून पुलिस में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। और चलिए देवभूमि में खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटेश्वर बांध परियोजना से प्रभावित पयाल गांव के काश्तकारों ने पूर्ण विस्थापन की मांग को लेकर 0 पॉइंट कोटेश्वर डैम रोड पर चक्का जाम किया। धरने पर बैठे प्रभावितों ने टीएचडीसी प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2010 से कोटेश्वर डैम की झील बनने के बाद से गांव में भूस्खलन और भूंसाफ हो रहा है, जिसके चलते करीब 50 परिवार खतरे की जद में हैं और विस्थापन की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं मानने पर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। खेत बंजर पड़ गए हैं और मकान टूट गए, सारे मकान पे हर चौक पे दरारें आ गए और हम वैसे कब तक खाएंगे। हमारे तो राशन सब दुकान से आ रहे, हमारे यहाँ कुछ ना, हम ऐसे बैठे हैं। अगर हमारे ऊपर वो नहीं मजबूरी नहीं है तो क्यों बैठे हम यहाँ रोड पे हैं। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं, हम ऐसे बैठ रहे कि कोई टीडीसी वाला कोई सुन ही नहीं रहे हैं। हमने आज तक ऐसे बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये करेंगे। जब ये कर ही नहीं रहे, टीम को बुला रहे हैं, भेज रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सड़क से देख रहे हैं, अंदर मकान देख चुके हैं ये लोग, पर ये लोग ये नहीं सुन रहे कि कैसे रह रहे हैं, क्या रहे। अगर कल हमारे बच्चे अंदर दबेंगे या हम पे कुछ वो तीसरी झील भरी थी, तब से हमारे गांव में पयाल गांव में भूत दशा स्टार्ट होने लगे। जैसे जमीनें फटने, मकान फटने स्टार्ट हुई। उसके बाद हम 2011 में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम साहब पुनर्वास एक्शन और टीडी के साथ इस समझौता पत्र हुआ। इसके लिए एक्सपर्ट टीम उनके द्वारा बताया गया कि एक एक्सपर्ट टीम आपके गाँव में आएगी, निरीक्षण करेगी, वो जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के आधार पर पयाल गाँव का विस्थापन होगा।
तो 2013, 15, 16 में 3 बार टीम आई, उसने निरीक्षण किया और प्रयाल गाँव को 8 किलोमीटर तक अन्यत्र विस्थापन करने की संस्तुति उत्तराखंड सरकार को दे दी। उसके बाद TDC और पुनर्वास विभाग द्वारा 8 किलोमीटर पर प्रयाल गाँव में पिलर लगाए गए। उसके बाद पुनर्वास विभाग ने अपना काम किया, भवनों का मूल्यांकन किया, सब कुछ किया और डिमांड ड्राफ्ट TDC को सौंप दी। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ वन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।